नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम उपसर्ग एवं प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। जैसा हम जानते हैं कि उपसर्ग एवं प्रत्यय हिंदी में शब्द निर्माण की प्रक्रिया का एक भाग होता है। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि शब्द की परिभाषा क्या होती है। शब्द विभिन्न ध्वनियों के मेल से बनी अर्थवान एवं एक स्वतंत्र रचना होती है। अर्थवान कहने का तात्पर्य है कि कोई भी शब्द होगा उसका अपना अर्थ होगा, या हम ये कह सकते हैं कि किसी भी कोई संरचना है और उस संरचना का कोई अर्थ निकल रहा है तो वह शब्द कहलाता है। दूसरी बात, शब्द होता है उसकी अपनी एक स्वतंत्र रचना होती है। स्वतंत्र से यहाँ पे ये तात्पर्य है कि जो भी शब्द होगा उसका अपना एक अलग अर्थ होगा। उसको अगर वाक्य से हम निकाल लें तो उसका अपना एक अर्थ होता है और वह वाक्य के अलावा भी अपना कोई ना कोई एक अर्थ रखता है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, उसका एक स्वतंत्र अस्तित्व भी होता है। हिंदी में कई प्रकार से शब्द निर्माण की प्रक्रिया होती है, जिसमें से हम यहाँ पे 3-4 के बारे में अध्ययन करेंगे कि हिंदी में शब्द निर्माण कैसे कैसे होता है। पहला है यहाँ पे वर्णों या अक्षरों के मेल से अर्थवान समूह बनाकर हम शब्द निर्माण करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हम वर्ण या अक्षरों को मिला देते हैं और उनको मिलाने से भी शब्द का निर्माण होता है। जैसे हा और हमने रे, दो को जोड़ दिया, एक वर्ण था हा, दूसरा वर्ण था रे, और दोनों को हमने जोड़ दिया तो इससे शब्द बना हार। और हार का अपना एक अर्थ होता है, जैसे गले का हार हो सकता है या जीत या हार होती है वह हार हो सकता है। इसलिए क्या बन गया, वर्णों को मिलाने से नया शब्द बन गया हार। वैसे ही ची धन रा धन गय, यानी ची रा और गय को हमने मिलाया तो चिराग शब्द बन गया। दूसरा होता है कि अर्थवान मूल शब्दों से पहले शब्दांश, जिसे हम हिंदी व्याकरण में उपसर्ग कहते हैं, उनको जोड़कर भी शब्द निर्माण की प्रक्रिया की जा सकती है। जैसे यहाँ पे हमारा एक शब्द है हार, और हार में हमने प्र शब्दांश या प्र उपसर्ग जोड़ दिया तो हमारा शब्द बन गया प्रहार, जिसका अर्थ होता है हमला करना या आक्रमण करना। तो इससे क्या हो गया, एक नया शब्द बन गया। उसी प्रकार तीसरा हम देख सकते हैं कि अर्थवान मूल शब्दों के बाद में शब्दांश जोड़ करके, बाद में शब्दांश को हम व्याकरण में प्रत्यय बोलते हैं, उनको जोड़कर भी नए शब्दों को बनाया जा सकता है। जैसे हमारे पास एक मान के चलो शब्द है अच्छा, और इसमें अगर हमने ई प्रत्यय जोड़ दिया तो वो क्या बन गया, अच्छाई बन गया। अब अच्छाई यहाँ पे क्या एक भाववाचक संज्ञा है और अच्छा यहाँ पे क्या एक विशेषण शब्द था। तो हमने एक संज्ञा शब्द में प्रत्यय को जोड़ करके और एक नया भाववाचक संज्ञा शब्द बना लिया। यानी ये शब्द निर्माण की प्रक्रिया होती है अलग अलग तरीके से। वैसे ही दो अलग अलग अर्थवान शब्दों को मिलाकर भी हम एक नया शब्द बना सकते हैं। जैसे हमारे पास शब्द है सीता और दूसरा शब्द है राम, तो दोनों को हमने मिलाकर के एक शब्द बना लिया सीताराम। जैसे ताज और महल, दो अलग अलग शब्द हैं, ताज का अपना अलग अर्थ है, महल का अलग अर्थ है, और दोनों को मिलाकर के हमने एक नया शब्द बना लिया ताजमहल। इसके अलावा हम देखते हैं कि संधि और समास के द्वारा भी हिंदी में नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। तो उनके बारे में हम जब संधि या समास के बारे में पढ़ेंगे तो हम चर्चा करेंगे कि संधि या समास के द्वारा भी शब्दों का निर्माण किस तरीके से होता है। आइए अब हम उपसर्ग के बारे में अध्ययन करते हैं। उपसर्ग वे अर्थवान शब्दांश जो सार्थक मूल शब्द से पहले जुड़कर मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि उपसर्ग होगा वह अर्थवान शब्दांश होगा। इसका मतलब है उपसर्ग का भी अपना कोई ना कोई अर्थ होगा, और वह उपसर्ग यानी वह अर्थवान शब्दांश किसी सार्थक मूल शब्द में जुड़ेगा। यानी जिस मूल शब्द के साथ में या जिस मूल शब्द से पहले उपसर्ग जुड़ रहा है तो उस मूल शब्द का भी कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए, और उपसर्ग और मूल शब्द को जोड़ने से जो एक नया शब्द बनेगा उसका भी अर्थ होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि कोई एक हमारे पास मूल शब्द होगा, उस मूल शब्द में हम उपसर्ग जोड़ेंगे तो उससे एक नए शब्द का निर्माण हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यही हमको ध्यान में रखनी है कि उपसर्ग का भी कोई ना कोई अर्थ होगा, मूल शब्द का भी कोई अर्थ होगा, और नया शब्द बनेगा उसका भी अर्थ होगा। अगर इन तीनों में से कोई भी एक अर्थवान संरचना नहीं मिलती है तो वहां पे जो हम उपसर्ग मूल शब्द और प्रत्यय निकालने की जो प्रक्रिया कर रहे हैं वो गलत हो सकती है। यानी हमें ये याद रखना है कि हिंदी या कोई सी भी भाषा हो
उसमें जो अर्थवान शब्द होते हैं या अर्थवान संरचना होती है उसी का अध्ययन किया जाता है। बिना अर्थवान का कहीं कोई अध्ययन ही नहीं होता है। इसका मतलब उपसर्ग है तो भी अर्थवान है, मूल शब्द है तो भी अर्थवान है, और नया शब्द बनेगा तो भी अर्थवान है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं कि हमारे पास मान के चलो पुत्र कोई एक शब्द है, मूल शब्द है, और उसमें हमने जोड़ दिया सु, तो नया शब्द क्या बन गया? सुपुत्र। अब देखिए हमारे पास उपसर्ग सु है, मूल शब्द पुत्र है, और नया शब्द बना सुपुत्र। तो यहां पे तीनों का अर्थ होना चाहिए, सु का भी अर्थ होना चाहिए, पुत्र का भी अर्थ होना चाहिए, और सुपुत्र का भी होना चाहिए। जैसे सु का अर्थ होता है अच्छा, पुत्र का अर्थ होता है बेटा, तो अच्छा बेटा, अच्छा बेटा किसको बोलते हैं? सुपुत्र को बोलते हैं। और सुपुत्र का अर्थ भी क्या निकल के आता है? अच्छा बेटा। जैसे हमारे पास होता है एक शब्द है कपूत, कपूत का अर्थ होता है बुरा बेटा या जिसका व्यवहार अच्छा नहीं हो, तो कपूत का अर्थ होता है बुरा बेटा। तो अगर हम इसमें से उपसर्ग और प्रत्यय निकालते हैं तो कै और पूत, कै धन पूत, यानी कै के साथ में क्या जोड़ दिया? पूत शब्द जोड़ दिया। कै एक उपसर्ग होता है जिसका अर्थ होता है बुरा, और पूत का अर्थ होता है बेटा। तो कै धन पूत यानी बुरा बेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं? कपूत बोलते हैं। उसी प्रकार बेधन इज्जत, इज्जत का मतलब होता है इज्जत, बे का अर्थ होता है नहीं, या उल्टा या विपरीत होता है। बेइज्जत जिसकी इज्जत नहीं, उसे हम क्या बोलते हैं? बेइज्जत। तो इस प्रकार हमने देखा कि उपसर्ग के अंदर हमें ध्यान क्या रखना है कि उपसर्ग, मूल शब्द और नए शब्द को अगर हम इनकी तीनों का हम अध्ययन करते हैं तो उपसर्ग का भी कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए, मूल शब्द का भी अर्थ निकलना चाहिए, और नए शब्द का भी कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। अभी हिंदी भाषा में हम उपसर्गों को मुख्य 3 रूप से बांटते हैं। एक तो होता है संस्कृत के उपसर्ग, या हम ये कह सकते हैं कि हिंदी भाषा में हमने तत्सम शब्दों को ले रखा है, या संस्कृत भाषा में जो शब्द थे उन शब्दों को हमने हिंदी में ले लिया, उसे हम तत्सम शब्द भी बोलते हैं। तो वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं या तत्सम शब्दों से पहले जो उपसर्ग लगते हैं उन्हें संस्कृत के उपसर्ग कहते हैं। दूसरे होते हैं हिंदी के उपसर्ग, यानी तद्भव शब्दों से पहले, यानी जो हिंदी भाषा ने अपने खुद के शब्द बनाए या संस्कृत के जो शब्द थे उनमें थोड़ा बहुत बदलाव करके कोई नया शब्द बना लिया, और उन शब्दों से पहले जो उपसर्ग लगेंगे वो हिंदी के उपसर्ग कहलाते हैं। इसके अलावा हमने क्या किया है कि हिंदी भाषा के अंदर कई विदेशी भाषाओं से शब्द लिए, जैसे अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी, कई भाषाओं से हमने शब्द लिए हैं, और उन भाषाओं से जो हमने शब्द लिए हैं और उन शब्दों से पहले जो उपसर्ग लगते हैं उन्हें आगत उपसर्ग कहते हैं, या विदेशी भाषाओं से लिए गए उपसर्ग कहते हैं। आइए अब हम बारी बारी से तीनों प्रकार के उपसर्गों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं संस्कृत के उपसर्ग, यानी तत्सम शब्दों से पहले लगने वाले उपसर्ग। वे उपसर्ग जो संस्कृत यानी तत्सम शब्दों से पहले जुड़ते हैं उन्हें संस्कृत भाषा के उपसर्ग कहते हैं। अभी हमारे पास एक सारणी है, उस सारणी में हमें उपसर्ग दिया गया है और उस उपसर्ग का क्या अर्थ होता है वह दिया गया है, और उस उपसर्ग के अंतर्गत आने वाले कई उदाहरण दिए गए हैं, और एक यहाँ पे ये बताया गया है कि कोई भी अगर एक शब्द होगा उस शब्द से हम उपसर्ग और मूल शब्द को कैसे अलग अलग कर सकते हैं। क्योंकि हमें परीक्षा के दौरान ये पूछा जाता है कि मान के चलो ए उपसर्ग से कोई 2 या 3 उदाहरण लिखो, तो वो भी हम इस सारणी को देख के कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न हमें पूछा जाता है, जैसे अनाथ शब्द दे दिया, इसमें पूछा जाएगा कि अनाथ शब्द में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग छांटो। तो हमने ये भी यहाँ पे समझने की कोशिश की है कि किसी दिए गए शब्द से उपसर्ग और मूल शब्द कैसे अलग करते हैं, और अगर कोई उपसर्ग दिया गया है उससे क्या शब्द बना सकते हैं, वो भी हम यहाँ पे जानकारी ग्रहण कर सकते हैं। तो आइए अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम उपसर्ग देखते हैं ए का अर्थ होता है नहीं या अभाव, ये अपना अर्थ देता है। जैसे अनाथ, अज्ञान, अकाल, अनिति। नाथ का अर्थ होता है स्वामी, भगवान या पिता। ए का अर्थ होता है नहीं, यानी जिसका पिता नहीं हो। अज्ञान, ज्ञान का अर्थ होता है ज्ञान, ए का अर्थ होता है नहीं, अज्ञान जिसको ज्ञान नहीं हो। वैसे नीति का अर्थ होता है अच्छे कार्य, अनिति यानी बुरे कार्य। वैसे शब्द दे दे, जैसे अनाथ, पूछा जाए कि अनाथ में उपसर्ग और मूल शब्द छांटो, तो इसमें ए उपसर्ग हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा नाथ। वैसे ही जैसे अन का अर्थ होता है नहीं या अभाव, अनाचार, अनेक, अनावश्यक। पूछा जाए अनावश्यक में मूल शब्द और उपसर्ग छांटो, तो अन, धन, आवश्यक। अगला उपसर्ग जैसे अति, अति का अर्थ होता है अधिक, जैसे अत्यधिक, अतिरिक्त, अत्याचार। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि
अत्यधिक में तो अति नहीं आ रहा है, अत्य आ रहा है, तो फिर इसमें क्या हो सकता है? तो इसमें देखिए ये अति धन अधिक, इसमें क्या है? संधि आ गई यहाँ पे यण स्वर संधि आती है। और ये नियम होता है कि अगर ई के बाद में कोई ऐशमान स्वर आ जाए तो उसका यह बन जाता है। तो यहाँ पे क्या है? यण स्वर संधि है। अगर हमें संधि थोड़ा सा अगर समझ में आती है तो हम बता सकते हैं कि अत्यधिक जो अत्याचार शब्द है वहां पे अति उपसर्ग है। अगला उपसर्ग है अधि। अधि का अर्थ होता है ऊपर या बड़ा या समीप में होता है, जैसे अधिनायक, अधिकारी, अधिकार, अध्यक्ष। अभी देखिए अध्यक्ष में भी क्या है? अधि धन अक्ष आएगा, इसमें भी यण स्वर संधि है। अधिनायक में पूछा जाए या अधिकारी में पूछा जाए उपसर्ग और मूल शब्द बताओ, तो अधि उपसर्ग, कारी मूल शब्द हो जाएगा। जैसे अधिनायक में अधि उपसर्ग और नायक मूल शब्द हो जाएगा। वैसे जैसे अनु, अनु का अर्थ होता है पीछे या किसी के समान या बराबर। जैसे अनुज, अनुशासन, अनुचर, अनुकरण। देखिए अगर हमें उपसर्ग और मूल शब्द का अगर अर्थ समझ में आता है तो हम किसी भी उससे बनने वाले नए शब्द का भी अर्थ जान सकते हैं। अब मान के चलो हमें अनुज का अर्थ नहीं आता कि अनुज का क्या अर्थ होता है, अगर हमें इसमें उपसर्ग और मूल शब्द अलग कर लें और उनका अगर अर्थ हमें समझ में आ जाए तो हम नए बनने वाले शब्द का भी अर्थ बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं कि अनु, तो अनु में क्या है? अनु मूल उपसर्ग है और जय इसमें क्या है? मूल शब्द है। तो अनु का अर्थ होता है पीछे और जय का अर्थ होता है जन्म लेना, यानी जो पीछे जन्म लेना है। पीछे जन्म लेने का मतलब जो बाद में जन्म लेता है। तो अनुज क्या होता है? हम छोटे भाई को कहते हैं, तो यानी जो बड़े भाई इसके बाद में जन्म लेगा यानी पीछे जन्म लेगा, उसे क्या कहते हैं? अनुज। जैसे अनुचर, चर का अर्थ होता है चलना और अनु का मतलब होता है पीछे पीछे, तो पीछे पीछे चलने वाला अनुचर। तो इससे क्या होता है कि अगर हमें उपसर्ग मूल शब्द इसकी अगर हमें जानकारी है तो हम इससे बनने वाले नए शब्दों का भी अर्थ जान सकते हैं। अगला उपसर्ग लेते हैं अभि। अभि का अर्थ होता है सामने या चारों ओर। जैसे अभिमान, अभियोग, अभियान, अभिनव। अगर पूछा जाए अभिनव शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द बताओ, तो अभि उपसर्ग हो जाएगा और नव हमारा हो जाएगा मूल शब्द हो जाएगा। ऐसे ही जैसे अप का अर्थ होता है बुरा या नीचे भी, नीचे के अर्थ में भी अप का कई बार प्रयोग होता है। अपमान, अपशब्द, अपकीर्ति, अपयश। यश का जैसे हम लेते हैं यश, यश का अर्थ होता है बड़ाई और अप का अर्थ होता है बुरा, तो बड़ाई का बुरा यानी अपयश, जहां हमारा यश न हो, जहां पे हमारी बड़ाई न हो। जैसे अप शब्द लेते हैं, शब्द का अर्थ होता है शब्द, अप का अर्थ होता है बुरा, तो अप शब्द का अर्थ क्या? बुरा शब्द। अब शब्द किसके लिए लेते हैं? बुरे शब्द के लिए अब शब्द लेते हैं। अगला उपसर्ग है अव। अव का अर्थ होता है बुरा या फिर नीचे। जैसे अवगुण, अवनति, अवसान, अवरोह है। अगला उपसर्ग है आ। आ का अर्थ होता है तक या पूर्ण या से लेकर। जैसे आ जन्म, जन्म का अर्थ होता है जन्म, आ यानी लेकर, जन्म से लेकर। आजीवन यानी जीवन पर्यंत। आहार, आकार, ये सारे आ के उदाहरण है। जैसे आजीवन में पूछा जाए उपसर्ग और मूल शब्द, तो आ अपना उपसर्ग हो जाएगा, जीवन क्या हो जाएगा? मूल शब्द हो जाएगा। वैसे ही अगला उपसर्ग है उत और उद। उत और उद दोनों का अर्थ होता है ऊंचा या फिर श्रेष्ठ। जैसे उत्थान, उद्गार, उत्साह, उत्कर्ष। उप का अर्थ होता है छोटा या समीप। उपवन, उपस्थित, उपमंत्री, उपवाक्य। यहाँ पे उपस्थित में उप और स्थित, यहाँ पे देखिए थोड़ा डप लिखा गया गलती से, ये प्रिंटिंग एरर है, तो इसमें उप है यहाँ पे उपस्थित, उपधन स्थित। वैसे ही अगला उपसर्ग है तत् और तद। तत् का अर्थ और तद दोनों का अर्थ होता है उसके जैसे या उसका जैसा या उसके बाद। जैसे तत्काल, तत्पश्चात, तत्पर, तदनुसार। दूर और दुस। दूर और दुस इसका अर्थ होता है बुरा या कठिन। दुर्जन, दुर्बल, दुस्साहस, दुरुपयोग। जैसे दुर्जन में क्या है? दुर और जन हो गया, तो जन का अर्थ होता है लोग और दुर का अर्थ होता है बुरा, तो बुरा लोग दुर्जन, तो बुरे लोगों को क्या बोलते हैं? दुर्जन बोलते हैं। जैसे दुरुपयोग, तो दुर्धन उपयोग। उपयोग यानी किसी चीज को काम में लेना। दुर का मतलब होता है कठिन या बुरा, यानी मतलब किसी चीज का गलत उपयोग करना, उसे क्या कहते हैं? दुरुपयोग कहते हैं। जैसे अगला उपसर्ग है नी। नी का अर्थ होता है अच्छी तरीके से। जैसे निबंध, निपात, नियोग, निवेदन, निवास, ये आदि।
जैसे निबंध, निबंध में देखते हैं कि नी का अर्थ होता है अच्छी तरीके से, बंद का अर्थ होता है बांधना, यानी हम शब्दों को अच्छी तरीके से बांध कर लिखते हैं, यानी उनको एक क्रम वाइज तरीके से लिखते हैं, तो वो क्या हो गया, निबंध कहलाता है। निर या निषेध या रहित या बाहर भी होता है निर का अर्थ, निर्मल, निर्भय, निसंदेह, निर्दोष, ये ऐसे कई उपसर्ग हैं। अगला उपसर्ग है परा, जिसका अर्थ होता है उल्टा या पीछे, जैसे पराजय, जय का अर्थ होता है जय, परा का अर्थ उल्टा यानी विपरीत, तो जय का उल्टा क्या हो गया, पराजय, यानी जय, जय का मतलब जीतना, जीतना का उल्टा पराजय। पराक्रम, पराभाव, पराकाष्ठा। परि का अर्थ होता है चारों ओर, परिक्रमा, परिचर्चा, परिणाम, परिधि। प्र का अर्थ होता है आगे, ऊपर या अधिक, जैसे परबल, प्रगति, प्रयोग, प्रख्यात, प्रसार। प्रति का अर्थ प्रत्येक भी होता है और प्रति का अर्थ विरोध करना भी होता है, जैसे प्रतिभागी, भागी का अर्थ होता है भाग लेने वाला, प्रति यानी प्रत्येक, यानी प्रत्येक जो भाग लेता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिभागी। प्रतिक्षण, प्रतिक्षण का मतलब होता है समय का छोटा सा भाग, प्रति यानी हर, यानी प्रत्येक, यानी प्रत्येक क्षण। प्रतिकूल, ये प्रतिकूल यहाँ पे क्या बताता है, विरोध को बताता है, यहाँ पे प्रति का अर्थ हो जाएगा विरोध। वि का अर्थ होता है विशेष या उल्टा या फिर अलग तरीके से। विज्ञान, ज्ञान का अर्थ होता है ज्ञान ग्रहण करना, वि यानी विशेष तरीके से, यानी ऐसा एक शाखा जिसमें विशेष तरीके से ज्ञान ग्रहण किया जाता है या जिसका अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। जैसे विनाश, विदेश, देश का अर्थ देश, वि का अर्थ होता है अलग या दूसरा या विपरीत, तो विदेश देश से अलग या देश से बाहर, विदेश हो गया। अगला जैसे सम, पूर्णता या समीप, जैसे इसमें देखते हैं संपूर्ण, सम्मान, संगति, संतोष, संस्कार। सम्मान में समधन मान हो जाएगा, इसमें मन लिखा गया ये मान हो जाएगा। स का अर्थ होता है साथ, सफल, सपरिवार, सक्रिय, सरस। जैसे सपरिवार, परिवार और स यानी परिवार सहित, परिवार के साथ में सपरिवार। सफल, फल का अर्थ होता है परिणाम, स का अर्थ साथ में, फल के साथ में यानी परिणाम के साथ में, यानी हमें कोई सकारात्मक परिणाम मिला तो हम क्या हो गए, सफल हो गए। सु का अर्थ होता है अच्छा, अधिक या आसान, जैसे सुपुत्र, सुक्रम, सुरक्षा, स्वागत, सुदूर। अब देखिए इसमें स्वागत बहुत अच्छा शब्द है, तो स्वागत में क्या है, सुधन आगत हो जाएगा, सुधन आगत हो जाएगा, तो सु यानी ऊ के बाद में जब ऐसमान स्वर आता है तो उसमें क्या बनता है, वह बन जाता है। यहाँ पर भी ऋण स्वर संधि है, तो इसमें कुछ क्या है कि संधि के भी नियम लगते हैं, तो अगर हमें संधि का अगर ज्ञान है तो हम ये इसमें उपसर्ग और प्रत्यय अलग कर सकते हैं। अगला है जैसे स्व, स्व का अर्थ होता है अपना, जैसे स्वराज, स्वदेश, स्व यानी खुद, अपना, देश यानी देश, अपने देश को क्या कहते हैं, स्वदेश बोलते हैं। अभी दूसरे हम ले रहे हैं हिंदी के उपसर्ग, जिसे हम बोलते हैं कि तद्भव शब्दों से पहले जो उपसर्ग लगते हैं उसे हिंदी के उपसर्ग कहते हैं। जैसे अध, अध का अर्थ होता है आधा, जैसे अध मरा, अध पका, अध खिला, अध जला। जैसे हम उदाहरण लेते हैं अध पका का, पका का अर्थ होता है पकना, अध का अर्थ आधा, तो आधा पकाओ उसे हम क्या कहते हैं, अध पका बोलते हैं। जैसे अध जला, जला का अर्थ होता है जलना, अध का अर्थ आधा, यानी जो आधा जला उसे हम क्या कहते हैं, अध जला कहते हैं। दूसरा है अन, जिसका अर्थ होता है निषेध या अभाव, जैसे अनजान, अनपढ़, अनहोनी, अनबन। अनजान, अन और जान यानी जिसको जानते हैं, अन यानी नहीं, यानी अभाव है, यानी जहां जानकारी का अभाव, जिसको हम नहीं जानते उसी क्या कहते हैं, अनजान कहते हैं। अगला जैसे नि यानी निषेध या अभाव, निडर, निहत्ता, निकम्मा, निसंतान। जैसे डर का अर्थ, जैसे हम उदाहरण लेते हैं निडर का, तो नि का अर्थ नहीं, डर का यानी डर, यानी जिसको डर नहीं हो उसे क्या कहते हैं, निडर कहते हैं। अगला उपसर्ग है भर, जिसका अर्थ होता है पूरा, जैसे भर पेट, पेट का अर्थ पेट, भर यानी पूरा, पूरा जिसका पेट भरा उसे क्या कहते हैं, भरपेट, भरसक, भरपूर। ए का अर्थ होता है अभाव या निषेध, जैसे अमर, अशांति, अछूत, अचेत, अधर्म। मर का अर्थ होता है मरना, ए का अर्थ होता है अभाव या नहीं या निषेध, यानी जो उल्टा हो गया, यानी जो न मरे उसे क्या कहते हैं, अमर कहते हैं। उन, उन बहुत ही एक अच्छा उपसर्ग है, उन का अर्थ होता है एक कम, जैसे 29, 30 का अर्थ हो गया 30 यानी 30, उन का अर्थ एक कम यानी 30 से एक कम 29। 59, 60 का अर्थ यहाँ पे 60, उन का अर्थ एक कम यानी 60 से एक कम 59 यानी 59। वैसे 19, 79। अगला उपसर्ग है कु,
जिसका अर्थ होता है बुरा। कुपुत्र, कुरूप, कुढंग, कुशम। जैसे इसका हमने पहले भी देखा था, पुत्र का अर्थ बेटा, कु का अर्थ बुरा, यानी बुरा बेटा, उसे क्या कहते हैं? कुपुत्र बोलते हैं। अगला उपसर्ग है दु, जिसका अर्थ होता है बुरा या हीन। हीन का अर्थ यहाँ पे कमजोर कह सकते हैं हम। जैसे दुबला, दुकाल, दुलारा, दुगुना, दुधारू। इसमें पूछा जाए कि दुबला में दू धन बला, बला का अर्थ होता है बल या शक्ति, तो जिसमें बल नहीं हो यानी बल कम हो, उसे क्या कहते हैं? दुबला पतला बोलते हैं। ओ का अर्थ होता है हीनता, हीनता का अर्थ होता है कमी या कमजोरी। या निषेध, निषेध का अर्थ होता है मनाही करना या किसी का विपरीत, जिसे हम बोलते हैं। ओ गुण, ओ घट, ओ सत्य, ओ सर, ये ओ के उदाहरण है। बिन का अर्थ होता है बिना या निषेध। बिन ब्याही, बिन बादल, बिन देखा, बिन बोया। जैसे बिन बादल, बादल का अर्थ बादल, बिन का अर्थ नहीं, यानी बादलों जहां नहीं हो, बिन बादल। जैसे हम कई बार बोलते हैं ना कि बिन बादल बारिश हो गई, यानी बादल बारिश वाले बादल नहीं होते, एक्चुअली वैसे तो बादल होते हैं लेकिन बारिश वाले बादल नहीं होते हैं, फिर भी बारिश हो जाती है, हम कहते हैं कि बिन बादल बारिश हो गई। बिन देखा यानी बिना देखे ही। पर का अर्थ होता है दूसरा, जैसे परहित, परलोक, परोपकार, परसर्ग। जैसे हम उदाहरण लेते हैं परहित का। हित का अर्थ होता है कार्य का, किसी की भलाई करना, पर यानी दूसरे की, तो परहित यानी दूसरे की भलाई करना, उसे क्या कहते हैं? हमें परहित बोलते हैं। अभी हम देखते हैं आगत या विदेशी भाषा के उपसर्ग। कहने का तात्पर्य है कि उन शब्दों को जो विदेशी भाषा के और जिन्होंने हमने हिंदी में उनको ले लिया है, और उन शब्दों के आगे जो उपसर्ग लगते हैं उसे हम विदेशी भाषा या आगत उपसर्ग कहते हैं। इसमें हम सबसे पहले अरबी, फारसी यानी उर्दू के उपसर्ग लेते हैं। जैसे अल का अर्थ होता है निश्चित, जैसे अलबत्ता, अलगरज। पूछा जाएगा आपको सीधा से कि अलबत्ता में उपसर्ग और मूल शब्द बताओ, तो अल उपसर्ग हो गया, अलबत्ता क्या हो गया? मूल शब्द हो गया। जैसे अगला उपसर्ग है कम, कम का अर्थ होता है थोड़ा, जैसे कमजोर, कम अकल, कम अकल। अकल का अर्थ बुद्धि, कम यानी कम, जिसमें कम बुद्धि हो उसे क्या कहते हैं? कम अकल का बोलते हैं। जैसे कमजोर, जोर का अर्थ होता है जोर या शक्ति, कम यानी कम, जिसमें जोर कम हो उसे क्या कहते हैं? कमजोर कहते हैं। बै का अर्थ होता है के साथ में, जैसे बखूबी, बदौलत, बनाम। अगला अवसर बा का अर्थ होता है सहित, बा इज्जत, बावजूद। बे का अर्थ होता है बिना, बेदखल, बेईमान, बेहिसाब, बेरहम। ये इस अलग अलग तरीके के उपसर्ग हैं और इनके मूल शब्द हैं। अगला है बद का अर्थ होता है बुरा, जैसे बदनाम, बदकिस्मत। ला का अर्थ होता है बिना, ये एक अच्छा उपसर्ग है। जैसे ला इलाज, ला वारिस, लापता, लाजवाब। पता का अर्थ होता है किसी चीज की जानकारी होना, ला का अर्थ होता है नहीं, यानी जिसकी कोई जानकारी नहीं, उसे क्या कहते हैं? लापता बोलते हैं। खुश का अर्थ होता है अच्छा, जैसे खुश खबरी, खुश नसीब। खुश खबरी यानी खुश और धन, खबरी यानी क्या कहलाएगा? खुश खबरी। गैर का अर्थ होता है भिन्न, जैसे गैर सरकारी, गैर कानूनी, गैर हाजिर, गैर जिम्मेदार। वैसे जैसे हम का अर्थ होता है साथ या समान, जैसे हम सफर, हम शकल, हम उम्र, हमराई। वैसे ही अगर अगला उपसर्ग है हर का अर्थ होता है सभी या प्रत्येक, जैसे हर एक, हर साल, हर रोज, हर तरफ। दर का अर्थ होता है में, दर असल, दरबार। ना का अर्थ होता है नहीं, ना पसंद, ना लायक, नादान, ना समझ। एक होता है सर, जिसका अर्थ होता है मुख्य, जैसे सरदार, सरकार, सरपंच। पंच का अर्थ होता है पंच यानी, और सर का अर्थ होता है मुखिया, यानी जो मुख्य पंच उसे क्या कहते हैं? सरपंच। अभी देखते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग। एक होता है सब का अर्थ होता है अधीन यानी छोटा, जैसे सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी, सब जज। एक होता है डिप्टी का अर्थ भी होता है सहायक या छोटा, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर। एक होता है वाइस का अर्थ होता है सहायक या छोटा, वाइस चांसलर, वाइस कैप्टन। असिस्टेंट सहायक, जैसे असिस्टेंट टीचर, असिस्टेंट मैनेजर। तो अभी हम देख सकते हैं कि देखो इसमें सब है, डिप्टी है, वाइस है, इसमें सभी का अर्थ सहायक या छोटा होता है, फिर इतने सारे लेने की आवश्यकता क्यों है? ये ऐसा हो गया कि जब हमने हिंदी भाषा का जब हमारा विकास हो रहा था तो उसमें क्या था कि हमारे अलग अलग विभाग थे, जैसे पुलिस का अलग था, कोर्ट का अलग था, शिक्षा का अलग था, और अलग अलग विभाग थे। तो उनों की प्रत्येक विभाग की अपनी अलग अलग शब्दावली थी और प्रत्येक अलग अलग शब्दावली के अपने अलग अलग उपसर्ग थे, इसलिए अलग अलग एक ही अर्थ के लिए अलग अलग क्या आ रहे हैं? उपसर्ग आ रहे हैं। जनरल का अर्थ होता है प्रधान, जैसे जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। चीफ का अर्थ भी मुख्य होता है, प्रधान भी होते हैं, जैसे चीफ मिनिस्टर, चीफ कमिश्नर। हाफ का अर्थ होता है आधा, हाफ पैंट, हाफ शर्ट। हेड का अर्थ होता है मुख्य या प्रधान, हेड मास्टर, हेड क्लर्क।
फुल का अर्थ होता है पूरा, जैसे फुल स्वेटर, फुल कमीज, फुल प्रूफ है, फुल मजा। तो ये देखिए, अब इसमें क्या है, इसके अलावा कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें एक से अधिक उपसर्ग आते हैं। जैसे असुरक्षित शब्द है, इसमें क्या है, उपसर्ग है और दूसरा उपसर्ग सु भी है और मूल शब्द इसमें क्या है, रक्षित है। अगर हम इसमें ए उपसर्ग छाड़ते हैं तो इसमें मूल शब्द हो जाएगा सुरक्षित। अगर हम इसमें ए और सु दो उपसर्ग छाड़ते हैं तो इसमें मूल शब्द हो जाएगा रक्षित। जैसे निराकरण में निर्धन आधन करण, अगर निर उपसर्ग छाटेंगे तो आकरण मूल शब्द हो जाएगा। पर्यावरण, परिधन आधन वर्ण, अगर परि उपसर्ग छाटेंगे तो आवरण मूल शब्द हो जाएगा और परि और आ दो उपसर्ग छाटेंगे तो वर्ण मूल शब्द हो जाएगा। व्याकरण, विधन आधन करण, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अधन प्रतिधन अक्ष, निर्भिमानी निर्धन अभिधन मानी। जैसे प्रत्याघात, प्रतिधन आधन घात, समाचार समधन आधन चार हो गया। जैसे अनियंत्रित अ और नि और यंत्रित हो गया। प्रत्युत्कार, प्रतिधन उपधन कार। ये हमारे ऐसे कुछ शब्द हैं। इसके अलावा और बहुत सारे उदाहरण हैं। तो इस वीडियो में हमने बहुत सारे चीज़ें देखी कि सबसे पहले तो हिंदी में शब्द निर्माण होता है, वो कई तरीक़ों से होता है। और शब्द निर्माण की एक प्रक्रिया उपसर्ग और प्रत्यय, और उपसर्ग को हमने 3 भागों में बांटा था। संस्कृत भाषा के उपसर्ग, जिसे हम तत्सम शब्दों से पहले, फिर हिंदी के और फिर विदेशी भाषा के, जिसको हमने बारी बारी से पढ़ा और हमने कई सारे यहाँ पे उदाहरण लेने का प्रयास किया। इसके अलावा और बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर आपको इसमें और ज़्यादा अभ्यास करना है तो आप कोई भी एक गाइड या कोई भी एक अच्छी सी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक लेना, उससे आप अभ्यास कर सकते हो। और प्रत्यय का वीडियो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहाँ से जाकर के इस वीडियो को देख सकते हो। धन्यवाद। और अगर आप लोगों को हमारा यूट्यूब चैनल, हम सबका ये यूट्यूब चैनल है, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।